हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ में मिस्टर संदीप कुमार हैं। इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो काफ़ी लर्निंग वाली है और काफ़ी कुछ सीखेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी पड़ाव देखे हैं, काफ़ी स्ट्रगल किए हैं और उसके बाद में आज जिस पोजीशन पे है ना वो एक बहुत अच्छी पोजीशन है और ये हैप्पी हैं। देखो लाइफ में हैप्पी तो नहीं होते, आगे बढ़ने की अपनी ग्रोथ के लिए ही रेडी और अभी प्लान कर रहे हैं और आगे जाने का और बेटर करने का। तो इनसे आज हम सीखेंगे कि लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं कैसे आते हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं और लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। हेलो संदीप, आपका हम स्वागत करते हैं। हेलो और सर। हेलो। तो आज आप मेरे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको बताइए कि लाइफ में उनको एक अच्छी पोजीशन चाहिए है तो वो कैसे मिल सकती है, क्या चीजें आती हैं, कहाँ दिक्कत आती है, उससे कैसे जूझते हैं और कैसे हम उसको चीर के फाड़ के आगे जा सकते हैं। सर मेरा नाम संदीप है। आप ऑलरेडी आपने बता दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक मीडियम परिवार से था। मेरा जो पैदा हुआ, मैं एक गाँव में पैदा हुआ था, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि गाँव से एक बंदा जब गाँव में रहता है तो उसको कुछ पता नहीं होता। वैसे भी इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ें हो जाती है। गाँव से जब निकलता है इंसान तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है जब गाँव से आता है। तो वैसे भी मेरा दिल्ली में कोई जानने वाला नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं जब गाँव से इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जब यहाँ आया दिल्ली, तो यहाँ पे जॉब ढूँढ रहा था, जॉब मिल नहीं रही थी मुझे। तो फर्स्ट टाइम मुझे जो जॉब मिली वो मुझे गोदरेज कंपनी है, उसमें मिली। आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है। मे बी some network issue है संदीप, your voice is not coming. हेलो। हेलो संदीप, और कुछ एज़ अ नेटवर्क सेल्समैन इशू के है। रूप में था। अभी हमने बात की मैं ना, एज़ आपने अ जो सेल्समैन था बताया। वहाँ पे। हाँ संदीप, थोड़ा सा बिहार इंटरप्ट जो करना चाहूंगा। ओखला फेज़ 1 में गोदरेज की ऑफ़िस है, वहाँ पर स्टार्ट हुई। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अभी आपकी ये साउंड ठीक आ रही है। आपने गोदरेज ओके, से अपने करियर को स्टार्ट किया था, उसके बाद में ना साउंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके। हाँ, तो मैं गोदरेज जब मैंने दिल्ली आया तो मुझे मेरी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने किसी के रेफ़रेंस से मेरे को जॉब के लिए ऑफ़र मैं इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में उन्होंने बोला कि आपकी ट्रेनिंग होगी 15 दिन की, इसके बाद में आप जॉइन कर पाएँगे। तो मेरी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वो गोदरेज के ऑफ़िस में हुई, यहाँ पे ओखला बिहार में है, ओखला फ़ेज़ 1 में। वहाँ से मुझे ट्रेनिंग मिली, 15 दिन के लिए मैं ट्रेनिंग में था। इसके बाद मेरी ड्यूटी जो लगाई गई वो गुड़गाँव में लगाई गई। मैं गुड़गाँव चला गया। मार्केटिंग के लिए मुझे हायर किया गया था वहाँ पे। तो मैं मार्केटिंग में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और ये सारी चीज़ें बेचता था। तो मेरे लिए वो जॉब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं गाँव से आया था और मुझे फर्स्ट टाइम गाँव में आते ही किसी नए लोगों से इंटरेक्शन करना है, बात करनी है। तो मुझे ये ऐसा नहीं था, हमें डोर टू डोर जाके उसका वो करना होता था कि जाकर के मार्केटिंग करना, डोर टू डोर जाके बोलना कि सर मैं इस कंपनी से आया हूँ और मेरा ये अप्लायंस है और इस तरह से आपको बेचना है। मतलब वहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, बताना है इसके बारे में। और तो हम क्या होता था, सेक्टरों में जाते थे, सेक्टर में अपना जो है कैंप लगाते थे। कैंप लगाने के बाद में हमें बोला जाता कि आप जाकर के डोर टू डोर जाओ और बोलो। तो मेरे लिए, मैं गाँव से आया हुआ था तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मैं बोल नहीं पाता था, कई बार मेरे को होता था कि अब मान लो कोई नाइट में ड्यूटी करके आया है, सोया हुआ है, उसको जाके बेल बजा दिया आपने, वो गेट पे आएगा तो आपका स्वागत ही करेगा, बिल्कुल भयंकर तरीके से। तो कई बार ऐसा होता था कि मतलब ऐसा लगता था यार क्या यार इंजीनियरिंग करी और मुझे कहाँ लाके पटक दिया गया, क्योंकि मेरे दोस्तों ने जो कंप्यूटर साइंस में काम किया था, कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया था, तो उन्होंने उसमें जॉइन किया था। और वहाँ पे आपको पता है कि वो लोग अगर एक ऑफ़िस में भी गए तो वहाँ पर उनको बैठ के काम करना है, और मुझे इस टाइप से मिला। इसके लिए मैंने अपने भैया को भी बहुत ज़्यादा कोसा कि आपने मुझे इंजीनियरिंग कराई, ये बहुत मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं है और मैं ये छोड़-छाड़ के घर आ रहा हूँ। बोले ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, तू थोड़ा देख, इसके लिए देख, आगे चल के अच्छा होगा।
थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है स्टार्टिंग में। क्योंकि वो अपने भैया भी मेरे गाँव में रहते हैं, उन्होंने अपने दोस्तों-वोस्तों को जो भी दोस्त थे उनके, उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में, तो वो लोग काफ़ी अच्छे उस पे थे। तो वही सोच के मुझे उन्होंने कराया था कि ये भी अच्छा करेगा जाके। हर एक इंसान की वो होती है कि ठीक है, अगर कोई किसी को देखता है तो उसी हिसाब से अपने माइंड को सेट करता है। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, मैं उसमें 6 मंथ था, 6 मंथ नहीं, नो आई थिंक 9 मंथ था मैं, और 9 मंथ में गुड़गाँव का कोई ऐसा सेक्टर बाकी नहीं था, जिसके हर एक सेक्टर में मैं गया हूँ, और हर एक घर में जितने भी फ्लैट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी वहाँ पे फ्लैट सेक्टर 57 में चले जाओ, सेक्टर इधर चले जाओ, डीएलएफ एरिया में चले जाओ, जहाँ भी मुझे जाने के लिए बोला जाता था, मेरी हमारी एक टीम होती थी, हम वहाँ जाते थे, डेली इन्विटेशन आता था शाम को, कि मैसेज आता था कि यहाँ आना है आपको कल। वहाँ पहुँचते थे बाय ऑटो, बाय बस, जैसे भी होता था। तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं एक नए शहर में आया हुआ था, और मुझे काफ़ी ऐसा फ़ील होता था कि कई बार कि यार, क्या मैंने नौकरी पकड़ी है, इसको छोड़ देते हैं कहीं और दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं। पर वो जो एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर जो हेजिटेशन था, मेरे अंदर जो एक वो थी कि डर वाली भावना थी, वो सारी निकल के बाहर चली गई, क्योंकि मैं एक हर दिन एक मेरे लिए नए लोगों से मिलना था। और नए लोगों का मतलब कि एक वेल एजुकेशन पर्सन से मिलना था, क्योंकि वो अगर फ्लैट में है, कोठी में है, तो वेल एजुकेशन ही होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से पढ़ा-लिखा होगा अच्छा। और सेक्टरों में तो वही लोग रहते हैं जो अच्छे जॉब, अच्छी एजुकेशन में हो। तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो वो 9 मंथ मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अच्छा भी था, अगर मैं कहूँ तो, और मेरे लिए थोड़ा कष्टमयी भी था, फिर बहुत ज़्यादा। टर्निंग पॉइंट कैसे आया, मतलब मार्केटिंग से फिर टेक्निकल में कैसे आए, वो इसके स्टोरी। बाद सर मार्केटिंग करते-करते मैं जो है यहाँ नोएडा आया। नोएडा के लिए एक साइड एलॉन्ग हुई कि यहाँ आपको जाना है, मार्केटिंग करना है। तो वहाँ पर एक मिश्रा जी मिले, अ, जो प्रतापगढ़ के थे। ओके। आपका वो आवाज थोड़ी काफ़ी कट। वो जो है मार्केटिंग में वो अपना वो करते थे, उनका एक वो था कि जो है उनका आंवला का वो था, फैक्ट्री थी। उसमें उन्होंने वो भी फैक्ट्रियों, कंपनियों में, आईटी कंपनियों में अपना प्रोडक्ट बेचने जाते थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। उस समय मेरी सैलरी 4500 थी, मतलब 4500 रुपए थी। उसी में मुझे अपना खर्चा-वर्चा सब देखना होता था। तो फिर उन्होंने जब यहाँ पे मैं आया, तो काफ़ी वो रहा मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है, आप हमारी कंपनी जॉइन कर लो, और आपको हम 5000 रुपए देंगे। कहा ठीक है, और रूम भी देंगे। तो मेरे लिए थोड़ा-सा अच्छा लगा, मुझे चलो रूम, एटलीस्ट रूम का खर्चा निकलेगा, और 4500 रुपए, 4500 से 5000 ये दे भी रहे हैं। तो मैं उनके साथ था। तो मैं आईटी यहाँ पे जो एलजी कंपनी है ग्रेटर नोएडा में, एलजी है, और ये सॉफ्टवेयर कंपनी है 2-3, उसमें मुझे लेके गए। तो जहाँ पर मैंने रूम लिया था, वहाँ पे एक बंदा और रहता था। तो जी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उससे, तो उन्होंने बोला कि अरे यार, आप जॉब कहाँ करते हो? मैंने बताया ऐसा-ऐसा है, तो आप यार टेक्निकल हो? बोला हाँ। तो ये चीज़ें मेरी 3 महीना में उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि शहर में हर कोई नीचे वाले फ्लोर में अगर रहता है, तो ऊपर वाले को पता नहीं होता कौन रहता है, क्या रहता है। तो बस ऐसे एक दिन छुट्टी का समय था, उनका भी छुट्टी था, तो मेरे मेरे को उन्होंने पूछा कि आखिर यार तुम जो है जॉब कहाँ करते हो? तो मैंने बोला यार मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और ऐसा। नहीं, तुम टेक्निकल हो, तो तुम्हें टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए। तो उन्होंने एक मेरे को प्लेटफ़ॉर्म दिया, और आज भी वो अभी इस समय दुबई में हैं, काफ़ी बातचीत उनसे होती रहती है। उनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा रोल रहा सर, कि मैं के लिए स्टार्ट मेरा, कहते हैं फर्स्ट फर्स्ट स्टेप दिया उन्होंने, फर्स्ट सीढ़ी जिसकी लाइफ़ में होती है कि फर्स्ट सीढ़ी जॉब के लिए उन्होंने दिया मेरे को। उन्होंने मेरे को ले जा कर के जीआईपी मॉल है, ग्रेट इंडिया पैलेस, उसमें मेरे को जॉब के लिए ऑफ़र किया, और उन्होंने बोला कि ठीक है चल, तू कल इंटरव्यू देने आ जा। मैंने जाके इंटरव्यू दिया, तो बेसिक चीज़ें, जो भी चीज़ें उन्होंने पूछी, थोड़ा मेरा वो देखा, कॉन्फिडेंस लेवल देखा, और वो चीज़ें, क्योंकि मैं जब इस लाइन में इतना ज़्यादा डीपली काम नहीं कर रहा था, तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। बेसिक चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत क्लियर थी, जो मुझे याद था इंजीनियरिंग टाइम में, वो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है लड़का, ठीक है, इसको जॉइन कराते हैं। उन्होंने उस दिन से मुझे जॉइन कराया, और मेरी सैलरी वहाँ से बढ़ कर के 6000 पे पहुँची। चलो, वेरी गुड। तो तरक्की की तरफ थे आप, तरक्की की तरफ। वो मेरे लिए सर काफ़ी तो एक, मतलब एक अचीवमेंट था मेरे लिए, कि मैं जो है 6000 पे पहुँच गया। एक ना और लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, उन लोगों का कहना ये होता है सर कि अप्रोच होती है ना, उनके लिए सब कुछ हो जाता है।
तो बट मैं इस चीज में कहीं पे भी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि 1% या 2% या मैक्सिमम 5% हम कह सकते हैं अप्रोच का हो। अप्रोच नहीं सर, आप अप्रोच नहीं कह सकते, आप इसको ये कह सकते हैं कि अगर आप लगे हो ही ना कि आपको करना ही है, आप दूसरी जगह नहीं जाना है, आपको आपको नीचे सपोर्ट नहीं करना है, मतलब किसी से सपोर्टिव डिपेंड नहीं होना है, तो फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा जो आपको वहाँ से वहाँ पहुँचाएगा। बस हाँ, ये है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस समय का, उस टाइम का कि आपको कब कौन कहाँ से आपको लैग करे कि यहाँ से यहाँ आप पहुँच जाओ, उस कंडीशन के लिए। तो उसके बाद में मेरी जॉब लगी वहाँ पर एक्चुअली बड़ा प्लांट है। प्लांट वहाँ पर 7 प्लांट लगे हैं, 725 टीआर के हैं। वन टाइम में 6 प्लांट चलता है वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा सिस्टम था मेरे लिए। बड़ा सिस्टम इन द सेंस कि जैसे अगर मैं छोटी साइडों की बात करूँ, जितना छोटा एलटी पैनल होता है, उतना बड़ा वहाँ का खाली एचवीएसी पैनल है। 16 सेकेंडरी और 7 कंडेंसर और 16 प्राइमरी लगी हुई है वहाँ पे। बहुत बड़ा सिस्टम है उनका। तो मैं वहाँ पे जब जॉइन किया तो फर्स्ट टाइम जब प्लांट चला और मैं काफ़ी फर्स्ट टाइम था मेरा, तो एसी ऑपरेटर बैठा तो पावर चली गई। जैसे पावर गई सारी चीज़ें बंद हुई एक बार, तो मैं कहा यार क्या हुआ, क्योंकि खट-खट की आवाज़ आई बहुत तेज़ से, मैं डर गया। दोबारा जब प्लांट स्टार्ट हुआ मैं बाहर भाग गया। वहाँ से सीधा वहाँ एक पीछे से रास्ता था जो कभी मतलब प्लांट के लिए आना हो या ऐसा कुछ चीज़ें जैसे वेंडर आते थे तो मॉल के एरिया से ना आना हो, वो रास्ता था, वहाँ से सीधा बाहर चला गया। तो बाहर चला गया तो एसी ऑपरेटर जो मेरा था, मेरा दोस्त था, वो मतलब दोस्ती हो गई थी 1 आध महीने में। वो पकड़ के लाया वापस, बोला कहाँ जा रहा है? कहा यार ये मेरे को डर लग रहा है और जैसे लग रहा है अभी फटेगा, क्योंकि जब कंप्रेसर स्टार्टिंग में स्टार्ट होता प्लांट का तो, और 6 प्लांट स्टार्ट हुए एक बार, वो भी बेसमेंट में हो, तो काफ़ी डिफिकल्ट था वो मेरे लिए। ऐसे लग रहा था जैसा अभी पहाड़ टूटेगा और मैं यहाँ से भाग जाऊँ, अदरवाइज़ तो आज ही शहीद हो जाऊँगा मैं यहाँ पे। तो काफी मेरे लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग। काफ़ी सर, बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी उस समय, मैं काफ़ी डरा हुआ था, तो वो दोबारा वापस पकड़ के लाया मेरे बैठ और देख कैसे-कैसे चलाते हैं। तो मैं जा नहीं रहा था प्लांट के पास में, और इत्तेफ़ाक से ये था कि गर्मी का समय था, मई मई चल रहा था, और काफ़ी मई में ही जो है काफ़ी गर्मी होती है, आप लोगों को पता ही है। तो वो जो प्लांट के चलाने का वो तरीका था ना, वो फटाफट तुरंत ऑन करना होता था। और उसी समय क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक एसीबी जो है फट गई थी। एक्चुअली लोड उसपे ज़्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कमी रही होगी, मेबी या पुरानी हो गई होगी, तो फट गई थी, मेरे सामने ही फटी थी, धुआँ निकल रहा था, वो लपट निकल रही थी, बाहर आ गई थी एसीबी निकल के पैनल से। तो वो मेरे लिए एक हादसा टाइप में था, वो मेरे दिल में और थोड़ा-सा दहशत बैठ गया, अरे यार! ये तो फटता है यार, पता लगा वहाँ पर चलाने गया और मैं ही फट गया। तो वो सर मेरे काफ़ी डिफ़िकल्ट था। फिर वो दोबारा वापस लेके आया मेरे को, बैठाया, बोला देख ऐसे-ऐसे चलता है। तो मैं उसके साथ रहता था, तो अक्सर मेरे को बोलता था कि जैसे मॉल से कंप्लेंट आती थी, दुकानों से कंप्लेंट आती थी, शॉप जितनी भी हैं वहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं। तो कंप्लेंट आती थी तो वहाँ पे मेरे को भेज देते थे कि जाके कंप्लेंट दे, तू प्लांट नहीं चला सकता, तू जाके कंप्लेंट दे के आ। तो मुझे जाना पड़ता था। ईएचयू बंद हो गया, पावर चली गई। वहाँ पर सारे सिस्टम एक्चुअली ऑटोमेशन में नहीं थे, मैनुअल थे। अगर एक बार चला गया पावर सप्लाई तो आपको नीचे से लेके 3rd फ्लोर तक भागना है और हर एक विंग में जाना है। और वहाँ पे 140 एचयू के समथिंग है, आज भी मुझे याद है, क्योंकि मैंने हर एक एचयू के पास पहुँचा था मैं। ये खाली कॉमन एरिया की बात कर रहा हूँ, शॉप का तो एचयू अलग है और सारे सीलिंग से फिटेड एचयू लगे हैं। आपका हाइट 16 फीट से नीचे नहीं होगा। अगर आपको फ़िल्टर भी निकालना है ना, 16 फीट चढ़ना है, मतलब लैडर के टॉप पे पहुँचना है, इसके बाद आप फ़िल्टर निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर भेज देते थे मेरे को, जाओ वहाँ पर देख के आओ। फिर आपको एयर वॉशर में मई के महीने में बोलता धुआँ हो जाता था कई बार। वहाँ फूड कोर्ट है 3rd फ्लोर पे, वीआईपी में आप जाएँगे कभी तो देखेंगे वहाँ पे 3rd फ्लोर पे फूड कोर्ट है। हम्म। फूड कोर्ट का क्या था, एग्जॉस्ट और ईयर वॉशर लगा हुआ था, वो भी मैं जानता नहीं था कि ईयर वॉशर क्या होता है, एग्जॉस्ट क्या होता है, ईयर स्क्रबर क्या होता है, मैं जानता नहीं था उस समय। तो मेरे को बोलते थे चलो निकालो, और मई के महीने बोलते थे फ़िल्टर धुल के फिर घर जाना है आपको। और वहाँ पर हर तीसरे-चौथे दिन एसिड में डाल के फ़िल्टर धुला जाता था। मेश का होता था, वायर का, खराब नहीं होता था, बस ऑयल-वॉयल निकल जाता था, इसके बाद उसको डब्बे में डुबाओ, उसके बाद निकालो उसको, वो करवाते थे मेरे। फिर मुझे लगा यार ये तो मैं लेबर वाला काम करता हूँ डेली आके, फिर ये 6,000 रुपए बड़ा दुःख रहा था मेरे को कि 6,000 रुपए मिलते हैं और आके यहाँ धूप में वो फ़िल्टर धुलो, इसके बाद शाम को घर जाओ। इतना थक जाते थे कि जाके शाम को ऐसा नहीं लगता था कि खाना भी बनाने की उम्मीद हो। किसी-किसी दिन ऐसा लगता था कि भई चलो खाना बना लिया, नहीं किसी दिन जाके लेट गए तो सो ही गए। मतलब अगले दिन खाना खाना है, फिर तो दिन भर काम किए पर रिज़ल्ट 0, खाना भी नहीं खाया। तो भी आज जब सोचता हूँ मुझे तो भाई थोड़ा-सा लगता है यार, क्या वो दिन थे मेरे।
काफ़ी ये संघर्ष से गुज़रना पड़ा उस समय। फिर तो फिर आगे इसके कैसे बाद में बढ़े? इसके बाद में वो लड़का जो था एक दिन क्या हुआ उसी समय अगर याद हो सबको तो एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर और उस समय आमिर खान आया हुआ था मॉल में और वो लड़का मेरे को अ, यहाँ पे प्लांट रूम में छोड़ के बोला कि आमिर खान आया हुआ है तो मैं देखने जा रहा हूँ आमिर खान को और आप यहीं रुको। वो भाग गया वहाँ से और एसी ऑपरेटर फ्लोर में ही थे क्योंकि काफ़ी भीड़ थी उस दिन। तो संडे का टाइम था, तो आया हुआ था वो, बस उसी समय वो चला गया यहाँ से। तब उस समय तक मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं प्लांट अकेले चला पाऊँ। क्योंकि 1 प्लांट हो, 2 प्लांट हो तो आदमी चला भी ले, 6-6 प्लांट चलाना एक बार में, उसको ऑन करना और सारे सेकेंडरी, प्राइमरी याद करके चलाना, सिटी फैन चलाना सारे, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था सर। मैं जब वहाँ पे पहुँचा, वो चला गया वहाँ पे चला गया देखने आमिर खान को और मैं वहाँ फँसा हुआ, इतने में पावर चली गई। और वहाँ का जो इंजीनियर था उसने फ़ोन किया बोला जल्दी मैंने चेंज ओवर कर लिया है और इमीडिएट प्लांट चला लो क्योंकि गर्मी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर कंप्लेंट आएगी तो प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा तो आप तुरंत प्लांट चला लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्राइमरी ऑन करूँ, क्या ऑन करूँ? मुझे बस ये पता था हाँ, ये पंप ऑन होते हैं। इतना भी नहीं पता था डीप कि मुझे क्योंकि मेरे लिए 15-20 दिन ही हुआ था। ये भी नहीं पता था कि मैं प्राइमरी चलाऊँ, सेकेंडरी चलाऊँ, कौन-सा पंप चलाना है मुझे पहले। अब मैंने जाके देखा कि हाँ, ये पंप चलता है, ये पंप चलता है और वो तो तारे ज़मीं पर देखने में मस्त था क्योंकि पावर सप्लाई गई और आ गई। इसके बाद में काफ़ी मैं परेशान था। मैंने पहली बार अपने लाइफ़ में प्लांट को अकेले चलाया। जाके मैंने स्टार्ट किया, देखा कि कौन-सा पंप है, पढ़ा उसको, थोड़ा-सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, मैं ये बटन ऑन करता हूँ। मैंने एक प्लांट को कमांड दिया, वो स्टार्ट हो गया। फिर मैंने ऐसे-ऐसे करके दूसरे प्लांट को, तीसरे प्लांट को तो मैंने इतने में इंजीनियर का दोबारा फ़ोन आया कि तुमने अभी लोड नहीं डाला डीसी पे, डीसी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर बस चला ही रहा हूँ, चल रहा है। बोला वो कहाँ है? वो कहाँ है? थोड़ा-सा साउंड नहीं आ पा रहा है तुम्हारा, मे बी सिग्नल का इश्यू आ रहा है कुछ। वो भी ऑफिस है, आ गया है मॉल के अंदर। ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए कि मैं फर्स्ट टाइम सारी चीज़ों को चला रहा था। जब वो चल रहा था ना पंप स्टार्ट और बड़ा क्योंकि बहुत बड़ी लंबी लाइन है वहाँ पे। लाइन इसलिए लंबी है क्योंकि 6 प्लांट है, इतनी सारी शॉप्स हैं, सारी जगह लाइन घूम के गई है तो लाइन में काफ़ी प्रेशर था। जब पंप चलता था तो पहले चार्ज डेटा में जाने पे आवाज़ करता था वो। मुझे लगा कोई चीज़ें पंप में टूट तो नहीं गई, कपलिंग टूट गई, ये चीज़ गई, मुझे लगता था बहुत सारी चीज़ें। पर चलाया मैंने, उस दिन थोड़ा-सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ, मैं चला सकता हूँ। और जब मैं 3-4 महीने के बाद में वहाँ पर हमेशा इसी प्लांट में 2 बंदे रहते थे। 3-4 महीने के बाद में मुझे धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लेवल आया। क्या उनका जो सुपरवाइज़र था उसने क्या किया कि मुझे भेज दिया कि आप जो है जो है प्लांट चला सकते हो और अकेले चला सकते हो तो सबको भेजो। पावर जाती थी तो मैं ही ऑन करता था प्लांट, सारा प्लांट ऑन करके मैं अपडेट देता था कि ये तो सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं। अब आप सर वो कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो वहाँ पे जहाँ पर लास्ट में जब 3 महीने गुज़रा तो मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं अब आराम से इज़िली चला सकता हूँ। तो जहाँ पर 2 एसी ऑपरेटर रखते थे वहाँ पे, मुझे फिर अकेले छोड़ दिया कि ठीक है संदीप तुम देख लोगे और सबको काम के लिए भेज दो। वहाँ पर हर एक दिन क्या होता था एक विंग वाइज़ हमें फ़िल्टर क्लीन करना होता था एचयू का, क्योंकि एचयू काफ़ी टाइम तक चलता था, सुबह चलता था रात में 12-1 बजे, 2 बजे बंद होता था। और इसके बाद में बीच-बीच में सर्विसिंग भी चलती थी। सर्विसिंग का ये होता था कि कॉइल क्लीनिंग और एफसीयू वहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सारे। एफसीयू की भी सर्विसिंग चलती थी, रात वाले बंदे आके एफसीयू की सर्विसिंग करते थे और दिन में जिनकी ड्यूटी होती थी वो अपना प्लांट चला के शाम को चले जाते। तो वहाँ 3 शिफ्ट चलती थी ए, बी, सी। तो सी वाला जो बंदा आता था उसका रात में सिस्टम सारे शट डाउन करने के बाद 12 बजे के बाद उसको सर्विसिंग के लिए रेडी होना पड़ता था, सर्विसिंग होती थी। तो अगर मैं हर एक ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर से लेके वहाँ तक बहुत सारे एफसीयू भी लगे हुए थे। कॉमन एरिया जितनी होती है वहाँ पे सारी जगह एफसीयू लगे हुए थे। एफसीयू के लिए सर्विसिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि 16 फीट के ऊपर ही लगा हुआ है हर जगह एफसीयू। जीआईपी जाएँगे तो देखेंगे हर एक शॉप के सामने देखेंगे एक छोटा-सा कवर लगा हुआ है जिसके ऊपर 4 पेच लगे हुए होंगे। दूर से ही दिख जाते हैं, उसके अंदर एफसीयू है। एफसीयू उसके अंदर है तो उसको पहले तो ढक्कन खोलो, इसके बाद में उसके अंदर से एफसीयू निकालो। वो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं एफसीयू का सर्विसिंग करने जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था एफसीयू होता क्या है ये।
एचयूडी नहीं पता था, ये चीज़ें पता नहीं थी, वो चीज़ें धीरे-धीरे उन लोगों ने मेरे को तरीके से यूँ मान लो आप लोग कि मुझे बोल दिया कि भैया तुम्हें करना है तो करना है, यही करना है तुम्हें, आज तुम्हारा यही टास्क है, तुम्हें कैसे करना वो तुम देखो। मैं जानता भी नहीं था कि एफसीयू खुलेगा कैसे, बाहर मोटर उसकी कैसे आएगी, उसका ब्लोअर कैसे बाहर निकलेगा, फिर जन जो है उसका जो है कॉइल क्लीन सर्विसिंग होगा अंदर। क्योंकि एफसीयू में पहले ब्लोअर होता है, इसके बाद में कॉइल होता है, तो पहले ब्लोअर को ही आपको आउट करना पड़ेगा, देन आप कॉइल कर सकते हैं। तो वहाँ का करियर मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सर, और मैं वहाँ से थोड़ा-सा मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मैं आगे भी इंटरव्यू दे सकता हूँ। इतने में जो टाइम ड्यूरेशन था वो 8-9 महीने बीत चुके थे वहाँ भी। तो मैंने फिर इसके बाद में एक सेक्टर 16 ए में है फ़िल्म सिटी है, उसमें मैंने अपना इंटरव्यू दिया। वहाँ पर एक बबलू करके मैनेजर हुआ करते थे उस समय। मैनेजर हुआ करते थे उस समय, तो काफ़ी वो सर 1 मिनट मैं इंटरप्ट कर सकता कोई हूँ, नहीं, कोई इंटरप्ट नहीं। कर सकता हूँ। कोई नहीं, कॉल ले लो। टेक योर कॉल, टेक योर कॉल। हाँ, तो सर मैं वहाँ पे मैंने जाके इंटरव्यू दिया। मैं रिसेप्शन पे गया वहाँ की रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि मैम मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो सर फर्स्ट टाइम था, मैं मॉल में जॉब करता था, वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ पर भी मुझे एक थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि यार ऑफ़िस ऑफ़िस होती है। मैं गया वहाँ पे, तो सर उसने तुरंत मेरे लिए पानी मँगाया। मैंने कहा भाई वेलकम बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे तो। मैंने फिर पानी मँगाया, चाय मँगाया, तुरंत बिस्किट मँगाया, बोला भैया इंटरव्यू देने आया है ये। इसके बाद में जो बबलू भान जी थे वो आधा घंटा बाद आए, बोले मीटिंग में है अभी वो, और वो आने के बाद में उन्होंने बोला कि जो है आप चाय पानी हो गया आपका, कॉफ़ी मिला आपको? मैंने कहा हाँ सर सब चीज़ें, आ जाओ बैठो आप इंटरव्यू दे रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने बेसिक चीज़ें पूछी कि प्लांट की सेफ्टी बताओ, कौन से प्लांट पे काम करते थे, कैसे चलता है आपका प्लांट, स्टार्टिंग में आपको प्लांट चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, कूलिंग टावर क्यों कूलिंग टावर में अगर पानी कम हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किया जो मेरे को आता था उस समय। इतना मैं जान गया था कि प्लांट ऐसे चलता है, इसकी सेफ्टी ये होती है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती है। मतलब बेसिक बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानता था मैं, लेकिन इतना जानता था कि मैं एसी ऑपरेटर के लिए पास कर जाऊँ। तो उन्होंने मेरे को एसी एज़ अ एसी ऑपरेटर रख लिया। वहाँ पर एक्चुअली बहुत क्रिटिकल सिस्टम था। क्रिटिकल यूँ था कि वहाँ पे अगर टेम्परेचर आपका वहाँ पे एक्चुअली कार्ड बनते थे, लैब था। अगर वहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता तो उसके लिए आपके पास एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे आप, आपको प्लांट टाइम पे चलाना है। अगर आपका प्लांट टाइम पे बंद हो गया या किसी रीजन से भी बंद हो गया, तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आप वहाँ झूठ नहीं बोल सकते थे। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप एक्सप्लेन कर पाओ कि नहीं सर मैंने बंद नहीं किया था, मैंने ये, क्योंकि वहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, वो अपडेट करती थी टाइम टू टाइम। और पहला जो इंस्टॉलेशन आता था वो शिफ्ट चल पे आता था, सेकंड इंस्टॉलेशन ऐसे-ऐसे करके अपर लेवल तक इंस्टॉलेशन जाता था। तो वहाँ पे काफ़ी वो था, तो मैं नया-नया गया हुआ था, तो वहाँ पे जब मेरे को लगाया ड्यूटी कि यहाँ पे आपको काम करना है, और वहाँ पे 3-4 प्लांट लगे हुए थे, और ट्रेन इंडिया के प्लांट थे, 250-250 टीआर के हैं वो, सेंट्रीफ्यूगल नहीं थे, ये स्क्रू टाइप थे, और मैंने सेंट्रीफ्यूगल पे काम किया था। तो सेंट्रीफ्यूगल अगर आप चला के जाते हो ना, तो स्क्रू टाइप में थोड़ा आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सेंट्रीफ्यूगल जो प्लांट होता है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपका पैरामीटर थोड़ा अप डाउन होगा तो प्लांट बंद हो जाएगा। पर अगर ट्रेन का प्लांट है और वो स्क्रू है, तो अगर थोड़ा वोल्टेज अप डाउन वेरिएशन होता है तो उसमें आपका प्लांट चलता रहेगा, प्लांट का बस एफिशिएंसी डाउन होगा। जैसे कूलिंग जल्दी कर दे रहा है तो थोड़ा लेट करेगा, पर प्लांट आपका बंद नहीं होगा। तो वहाँ पर स्क्रू टाइप लगा हुआ था, तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ कि प्लांट बंद हो गया किसी रीज़न से। बस हाँ, वहाँ पे पावर जाती थी तो उसका ध्यान रखना पड़ता था, और टाइम टू टाइम रीडिंग लेना पड़ता था जा कर के कि लैब में टेम्परेचर कितना चल रहा है, सर्वर रूम में टेम्परेचर कितना चल रहा है, यूपीएस में कितना चल रहा है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए फिर एक नया चैलेंज था वो, क्योंकि मैं मॉल में जॉब करता था, मॉल में ऐसी चीज़ें होती नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि वहाँ सर्वर ये सब चीज़ें नहीं होती है, पर वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर एक मेरे को कमर्शियल बिल्डिंग में काम करना, वहाँ सर्वर रूम, यूपीएस रूम, और मेरे को ये बताया गया है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर इसमें थोड़ा भी अप डाउन होगा तो नौकरी हमारी जा सकती है। तो भी मेरे लिए एक चैलेंज था बहुत ज़्यादा बड़ा कि यार मैं यहाँ से नौकरी तो छोड़ दिया, अभी एक नई चीज़ मेरे लिए आ गई है कि यार नौकरी चली जाएगी, यहाँ तो कोई माफ़ी ही नहीं है।
काफ़ी डरा हुआ था 10-15 दिन तक, तो मतलब मुझे लगा यार हर दिन एक नौकरी, पता लगा वापस मुझे फिर सीआईटी जाना पड़ेगा। पता नहीं वो मुझे लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि मैंने 15 दिन का ही टाइम दिया था उसको, बोला मुझे दूसरा एसी ऑपरेटर रखो, मैं जा रहा हूँ। तो वो भी मेरे लिए एक सर काफ़ी चैलेंजिंग था। वहाँ पर मैंने वहाँ पर जॉनसन कंट्रोल की साइट थी। जॉनसन कंट्रोल का वहाँ पर वो था, कॉन्टैक्ट था वहाँ पे। जॉनसन कंट्रोल के पेरोल पे मैंने जॉब जॉइन किया, तो हाँ, उनका पॉलिसी-वॉलिसी बहुत अच्छी थी। मतलब सारी चीज़ें सैलरी टाइम पे आना, ईएल-सीएल सारी चीज़ें थी। तो मेरे लिए थोड़ा ये भी था कि अगर 1 दिन 2 दिन छुट्टी मार दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, चलो यार आज कल छुट्टी करते हैं। तो वो भी मेरे लिए थोड़ा-सा वो था। इसके बाद में उन्होंने एक नया प्लांट बैठाया टेरिस पे। मैं उस टाइप का प्लांट नहीं देखा था। मुझे एक नया प्लांट बैठा दिया, एयर कूल्ड। उन्होंने यहाँ पे एक डाटा सेंटर बनाया, तो वहाँ पर एक एयर कूल्ड सिस्टम बैठा दिया। तो उन्होंने बोला कि इसको भी देखना, और ये रात में खाली चलेगा, दिन में नहीं चलेगा। रात में शाम को आपको 6 बजे के बाद जाना है, ऑन करना है, और उसके बाद में आपको फिर बंद करना है। सुबह बंद होगा और शाम को ऑन। वो भी मेरे लिए एक नया प्लांट बैठा दिया। अब उसके लिए एयर कूल्ड प्लांट मैंने चलाया ही नहीं था। तो मुझे लगा कि यार इसमें तो कूलिंग टावर ही नहीं है, इसमें तो खाली फिल्स है, पता नहीं कैसे चलता है, उसका पैरामीटर ही कुछ अलग था। तो मैंने कहा यार अब कैसे करूँ, कैसे चलाऊँ? बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ का जो इंजीनियर आता था वो ट्रेनिंग देने, उससे काफ़ी ट्रेनिंग मैंने लिया कि हाँ, कि बताओ कि कैसे चलता है सर, तो बताता था। एक्चुअली क्या होता है सर, अगर आपको कोई चीज़ें सीखना है, तो अगर जो चीज़ें जैसे इंजीनियर है या सुपरवाइज़र, या आपको अगर सीखना है, तो आपको कभी बड़ा बन के नहीं सीख सकते आप। आपको हमेशा एक पोलाइटली और एक सर के लैंग्वेज, मतलब एक उसमें बात करके आप सीख सकते हो। उससे कह सकते हो कि सर आप मुझे बता दो सर, मैं सर मैं सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अगर उसको लगेगा कि हाँ, ये जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो हर कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो नहीं बताना चाहेंगे। नहीं, हर कोई बताना चाहेगा कि ठीक है यार, ऐसे चलता है, इसका पैरामीटर ये होता है, इसको चलाओ, इसको पहले चलाओ, इसके बाद में अगर ये अलार्म आ जाता है, इसको चेक करो। तो वो चीज़ें हैं मेरे लिए थोड़ा-सा। तो मैंने सीखा वहाँ पे। इसके बाद में, सीखने के बाद में जब मैंने चलाया, तो कुछ दिन तक तो लगा मेरे को नई चीज़ें थी। तो कुछ दिन तक मेरे को कि नहीं, ये नहीं यार, ये बंद हो जाता है। क्योंकि उस समय वेदर में क्या हुआ था कि वेदर टेम्परेचर जो उस समय था, उन्होंने ठंडी में लगवाया था। तो उसका जो टेम्परेचर था, कंडेंसर टेम्परेचर, वो कंडेंसर टेम्परेचर डाउन चला जाता था काफ़ी। जैसे ठंडी पड़ रही है, तो ठंड में क्या होगा, फैन चलेगा तो क्या गैस को ज़्यादा ठंडा कर देता था, जिसकी वजह से वो ट्रिप मार जाता था। अब बंद हो जाता, फिर पता लगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जल्दी भाग के जाओ वहाँ पे, दोबारा रीसेट करो, रीस्टार्ट करो। वो ठंडी में भाग के जाना, टेरेस पे प्लांट लगा हुआ, अच्छी मस्त वाली हवा चल रही थी रात। वो भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि एनवायरनमेंट से बाहर जाओ, तुरंत चलाओ। तो कब ट्रिप मारेगा ये भी कोई पता नहीं था। रात में तो आप मतलब 1 मिनट के लिए सो नहीं सकते थे, क्योंकि आप इधर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर मशीनें लगी थी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो बता देती थी, कितना टेम्परेचर जा रहा है, उसका पैराग्राफ आता था, बीएमएस सिस्टम लगा हुआ था। यहाँ का टेम्परेचर कितना जा रहा है, वो आके सुबह मैनेजर चेक करता था। अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्लास लगती थी, सैलरी काट देता था। बोलता था कि इसको हाफ सैलरी दे दो, इसको घर बैठा दो, भगा दो इसको। ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते थे, तो वो थोड़ा-सा मतलब ऐसा था ही नहीं कि आप झूठ बोल सकते हो, या आपको ईमानदारी के साथ में रात में अगर आपकी ड्यूटी लगी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। आप 1 मिनट सो नहीं सकते। कब प्लांट बंद होगा ये आपको पता ही नहीं है। तो वो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी चैलेंजिंग था, और मैं वहाँ पे मैंने फिर 10 साढ़े 10 महीने के समथिंग काम किया मैंने। तो मैं जब वहाँ पे 10 साढ़े 10 महीने काम किया, तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, और वहाँ पे ट्रेनिंग-व्रेनिंग काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करते थे कि हाँ, हाँ, आते थे, ट्रेन इंडिया की टीम आती थी, बहुत सारे लोग आते थे, तो ट्रेनिंग दे के जाते थे। जॉनसन कंट्रोल भी अपने टेक्निकल बंदे को भेज के ट्रेनिंग कराती थी। ट्रेनिंग से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती तो हैं, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं होता। हर समय थोड़ी होता है कि कोई बता देगा। जैसे मान लो हर दिन जब ड्यूटी में जाते, तो हमें 50 काम तो ऐसे बताया जाता है, ये करो, वो करो, तुम्हारी रीडिंग कंप्लीट नहीं थी, तुम्हारा चाहे वो गलती किसी की भी हो। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए 3 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी तरह ही काम करे। कोई रीडिंग छोड़ के चला जाता था, तो कोई साइन नहीं किया, तो किसी ने रजिस्टर नया बनाना है तो बनाया ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता था। तो उस समय वो लोग आते थे, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, ब बताना है, तो प्लांट पे भी जाके बताते थे मेरे को कि ऐसे-ऐसे है, और ऐसे इस टाइप से प्लांट चलता है, इस टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो आपका प्लांट हेल्दी चल रहा है। अगर इस टाइप का पैरामीटर नहीं है तो आपका प्लांट जो है अनहेल्दी है।
आपका प्लांट ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, कम प्रेशर आवाज़ कर रहा है, तो उसमें ये चीज़ें चेक करनी होगी। अलग-अलग चीज़ें बताते थे, आपका पंप ट्रिप हो जाएगा तो प्लांट बंद हो जाएगा, ये पंप ट्रिप हो जाएगा तो आपका वाटर फ्लो क्यों बंद हो जाएगा। बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी होते थे, पूछते थे कि जी बताओ, तो काफ़ी चीज़ें सीखी हमने वहाँ से। इसके बाद में फिर अगला स्टेप मेरा आया कि मुझे नौकरी चेंज करनी है। उस समय मैं गाँव चला गया था, 10-15 दिन की छुट्टी गया हुआ था, क्योंकि मेरी ईएलसीएल खराब हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर जिसको ईएलसीएल लेना है तो आप तो मेरा 1 ईयर हो गया था, 1 ईयर से मैं गाँव नहीं गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा ईएलसीएल कंप्लीट होगा और मैं गाँव चला जाऊँगा। मैं गाँव चला गया, गाँव जाने के बाद मैं वापस आया तो एक बंदा जब मैं वापस आया तो हमारे रूम के बगल में ही एक बंदा रहता था, उसने नया-नया रूम लिया था। तो जब मैं गाँव चला गया था तो उसी समय उसने उसके पहले ही रूम ले लिया था उसने, तो वो जब वापस लौट के आया तो बातचीत होने लगी। तो उसने बोला कि संदीप तुम्हें अगर जॉब चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, हमारे पास इधर एक अपॉर्च्युनिटी आई हुई है। देखो यार मैं भी नया-नया वहाँ पर जॉइन किया तो मैं सोर्स तो नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, इंटरव्यू करा सकता हूँ तुम्हारा, तो आप अगर इंटरव्यू देने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप चलो हमारे साथ इंटरव्यू दे दो। फिर मैं वो उस समय एनआईआईटी साइट थी ग्रेटर नोएडा में, तो फिर वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। तो वहाँ पर एक सरदार जी थे, उनका नाम शायद आई थिंक भूपेंद्र जी था। तो भूपेंद्र जी वहाँ पे इंटरव्यू वो एक्चुअली दुबई रिटर्न थे। तो उन्होंने एचवीएसी में ही काम किया था दुबई में, तो काफ़ी काफ़ी जानकार थे वो। तो मैं गया इंटरव्यू देने, तो उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया वहाँ पे कि बैठो और इंटरव्यू दो, तो मैंने इंटरव्यू दिया। तो सही बताऊँ तो मुझे रियल में नहीं पता था कि मेरा जो इंटरव्यू हो रहा है वो चाहे सुपरवाइज़र हो रहा है। मैं तो ये जानता था ये एसी ऑपरेटर ही हो रहा है मेरा इंटरव्यू। मुझे पता नहीं था कि मैं किस पोस्ट के लिए गया हूँ। बस ये मुझे पता था कि मैं इंटरव्यू देने गया हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ है कि मैं सुपरवाइज़र बन जाऊँगा। तो जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू दे के वापस आया घर पे, तो इसके बाद में वहाँ से दूसरे दिन कॉल आया कि आप आ जाओ और जॉइन कर लो। तो उस समय नोएडा सेक्टर 37 के पास छलेरा गाँव है, वहाँ पे रहता था और वहाँ से ग्रेटर नोएडा जाना वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इतना डिफिकल्ट था कि मैं कैसे बताऊँ कि अगर वहाँ पे एक क्योंकि उस समय का बात है ये 2011 मई की बात है, 2011 मई था वो। तो 2011 मई में मैं वहाँ पर जाना बड़ा डिफिकल्ट था, गर्मी था, ऊपर से जो है वहाँ पर कोई ट्रैवलिंग साधन नहीं था, वो आउटर एरिया में एनआईटी टेक्नोलॉजी पड़ती थी ऑफिस। तो जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ पे, काम करना तो अलग और ऊपर से मेरी जो पता चला जब वहाँ पे मैंने जॉइन किया तो पता चला कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे है, सुबह 7 बजे पहुँचना है। सुबह 7 बजे पहुँचने का मतलब आप 5 बजे जगो, फटाफट जग के नहाओ-धो और भागो यहाँ से, तो 7 बजे पहुँचना बड़ा डिफिकल्ट होता था, 12 घंटे की ड्यूटी। तो मैंने जब वहाँ पे पहुँचा मैं तो मेरे को पता चला कि भैया तुम सुपरवाइज़र हो और तुम्हें ही जो है वो करना है, तुम्हें ही देखना है, ये तुम्हारे एसी ऑपरेटर हैं और इतने प्लांट हैं। वहाँ पर 3 प्लांट लगे हुए थे, 628 टीआर का एक प्लांट था, जो कैरियर का सेंट्रीफ्यूगल प्लांट लगा हुआ था। तो मुझे काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए कि मैं यार डायरेक्ट मैं ट्रेन इंडिया पे काम कर रहा था और डायरेक्ट मुझे सेंट्रीफ्यूगल जो है उसपे पहुँच गया मैं। मुझे पता भी नहीं था कि इतना सेंसिटिव प्लांट है, क्योंकि अगर आप कैरियर की बात करोगे तो कैरियर का जो प्लांट होता है सेंट्रीफ्यूगल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वाटर अगर थोड़ा भी ड्रॉप हुआ, वाटर पानी नहीं मिला उसको या पीछे से वोल्टेज नहीं मिला या किसी रीजन से फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ भी हुआ ऐसा कुछ चीज़ें होती है तुरंत प्लांट ट्रिप मारेगा। और एक बार फिर मैं आईटी कंपनी में पहुँच गया था कि जहाँ पे टेम्परेचर और इन सब चीज़ों के लिए सर्वर रूम और यूपीएस रूम वही सारी चीज़ें थी मेरे लिए, वो तो नया नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं थे। एक नया स्टाफ था, मैं वहाँ एज़ अ सुपरवाइज़र पहुँच गया था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि मैं वहाँ पहुँचा और किसी ने हमारे एक प्रदीप सर थे, उनको किसी ने बोला कि स्नेक लिस्ट बनानी है और वो एज़ अ इंजीनियर वहाँ पे जॉइन कर रखा था उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली मेरे को बोल दिया कि संदीप जाके स्नेक लिस्ट बना के लाओ। अब मेरे को पहला नाम मैंने सुना स्नेक लिस्ट, ये स्नेक लिस्ट क्या होती है मेरे को पता नहीं था रियल में। तो मैं जानता तो था नहीं रियल में, तो मैंने उनसे ही पूछ लिया कि सर ये स्नेक लिस्ट क्या होती है? बोला, अरे यार तुम्हें ये नहीं पता स्नेक लिस्ट क्या होती है, जाके देखो ये जो तुम्हारे सिस्टम में जो कमियाँ हैं, प्लांट एक्यू में तुम्हारी कमी क्या है? क्या चीज़ें, क्योंकि वो साइट नई स्टार्ट हो रही थी तो वहाँ पे जो वेंडर थे, जो प्रोजेक्ट टीम थी उन्होंने काम करके वो निकले ही थे। तो एक-एक फ्लोर हैंडओवर हो रहा था, तो उसमें मेरे हाथ में स्नेक लिस्ट का एक मतलब एक पेपर मतलब रजिस्टर मेरे हाथ में था ही, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा सर वो स्नेक लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये होती क्या है?
मेरे को रियल में स्नेक लिस्ट पता नहीं थी। मैंने उन्हीं से पूछ लिया, प्रदीप सर से ही पूछ लिया कि सर ये स्नेक लिस्ट क्या होती है? तो उन्होंने मेरे को बोला, अरे यार स्नेक लिस्ट ये होती है कि जाके जो तुम्हारे सिस्टम में कमियाँ है ना, उसके बारे में तुम मुझे बताओ। जा करके बताओ और लिख करके नोट करके लेके आओ, फिर मेरे को देना, मैं फिर इसको टाइप करूँगा, देन हम लोग सबमिट करेंगे मैनेजमेंट को। तो कहा ठीक है, मैं गया, जो मेरे को लगा कि ये एचयू का मोटराई वाल काम नहीं कर रहा है, एचयू का स्टार्टर पैनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ चीजें पेंडिंग है, कहीं थर्माकोल निकला हुआ है, एचयू का ड्रेन लाइन सही नहीं है, वो सारी चीजें मैं नोट करके एक डायरी में ले करके आया और सबमिट किया। तो मुझे उस दिन पता चला कि स्नैग लिस्ट यही होती है। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं ऐसी चीजें लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। क्योंकि उस समय जब मैं वो था तो लिखना पड़ता है, वो भी आपको एक गांव से लड़का आया हुआ तो उसको इंग्लिश में लिखना है, तो वो भी एक डिफिकल्ट, और इंग्लिश में लिखना है, ऊपर से वो टेक्निकल लैंग्वेज लिखना है, इसको प्रेशर गेज बोलते हैं, इसको मोटराइज वाल बोलते हैं। अभी भी नहीं पता कि ये मोटराइज वाल, इतना तो पता था हाँ मोटराइज वाल लगा होता है और ये होता है, बट ये नहीं पता था कि एक्चुअली लिखना कैसे है, किस सेंटेंस में लिखना है। तो प्रदीप सर थे तो उन्होंने मेरे जैसे टूटी फूटी जो था तो मैंने लिखा, और इसके बाद में कॉल है तो ले सकते मैंने हैं। जो है बताया उनको, फिर मैंने उनको बताया कि सर ये मैंने लिखा है, मतलब कुछ शब्दों में बताया, कुछ अपने सेंटेंस में बताया, तो उन्होंने टाइप किया और मैनेजमेंट को सबमिट किया। धीरे धीरे मेरा करियर वहां से स्टार्ट हुआ, मुझे पता चला कि मैं एज ए सुपरवाइजर जॉब कर रहा हूँ। तो जो है मुझे पता चला कि एज ए सुपरवाइजर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और मैंने पता चला कि सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली, जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली, ये नहीं था कि मैं 12 घंटे में काम कर रहा हूँ, 10 घंटे में काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली कि ये मिली कि वो एक नई साइड थी, लर्निंग ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था वो। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो लोग भी बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। अगर कोई गलती भी हो जाती थी तो ये बोलते थे कि अगर गलती हो गई है तो डायरेक्टली मुझे बता दो कि जो है ये गलती हो गई है, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है आगे। गलतियों को छुपाना नहीं है, क्योंकि गलतियाँ इंसान करता है, अगर तुम नहीं जानते हो तो करोगे। अगर मोटराई वाल्व तुम खोलने नहीं जानते हो या कोई चीज़ नहीं जानते हो तो उसमें तुम क्या करोगे? तुम उसको जो है घुमाओगे, क्लॉकवाइज़ घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाओगे, पता लगा एंटी क्लॉकवाइज़ उसमें क्या होता है, पेच होता है, प्लास्टिक की चीज़ जो होती है, टूट जाएगा। टूट गया तो खराब हो गया। उसे उसकी कॉस्टिंग भी नहीं पता थी कि 20,000, 50, 25,000 की आती है भैया एक मोटराइज़ वाल्व। मुझे लगता है हाँ ठीक है, प्लास्टिक की चीज़ है यार, कितने का आती होगी? 1000, 1500 की आती होगी। बहुत सारी चीज़ें हमने खराब की, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी वहाँ से। काफ़ी सपोर्टिव वो रहा वहाँ पर करियर हमारा। आगे चल के फिर पता चला कि वहाँ सब लोग धीरे-धीरे निकल गए और हम रह गए वहाँ पे, और हमारी टीम वहाँ पर बीएमएस सिस्टम भी था। बीएमएस सिस्टम भी मेरे को काफ़ी अच्छा सीखने को मिला, क्योंकि बीएमएस सिस्टम वहाँ पर शुरू से नया इंस्टॉल हो रहा था। उसको भी मुझे जानने का मौका मिला। मेरे को फिर वहाँ पे सीसीटीवी जानने का मौका मिला। मेरे को फिर प्रोजेक्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें वहाँ थी जो मेंटेनेंस को ही देखना था। अब उसमें जिसको सीखना था वो सीखा, और जिसको देखना था तो उसमें मेरे को लगता था कि मुझे ये भी सीख लेना चाहिए, मुझे वो भी सीख लेना चाहिए। बट जो भी मेरे को मिलता था मैं सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता था, सीखता था। तो वहाँ पर मैं सच बताऊँ तो मेरी सैलरी जो लगी थी उस समय वो ₹14,300 लगी थी। इन हैंड मिलती थी मेरे को 12 घंटे के। और मैं वो 14,000 कहाँ 9,000, जब मैंने फ्री स्केल को जॉइन किया था उसमें से 6 से 9,000 हुए थे मेरी सैलरी, और इसके बाद में यहाँ से सीधा 9 से 14,000। तो मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट था कि मैं 2 सालों के अंदर यहाँ पहुँच गया हूँ। तो जो मेरी कहानी थी थोड़ी मतलब संघर्षमय तो थी ही, मैं संघर्ष काफ़ी किया उसमें, काफ़ी मुझे लगा कि यार कई बार लगा कि जॉब छोड़ के गाँव चला जाना चाहिए, वहीं खेती-बाड़ी करेंगे, वहीं देखेंगे जो भी करेंगे। नहीं, फिर मन में आया नहीं यार गाँव जाएँगे तो लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे, पैसे अगर इंसान आज की डेट में पैसे नहीं कमाएगा तो लोग इज़्ज़त नहीं करते उसकी, चाहे वो घर वाले हों, कोई भी हो। तो मुझे लगा कि नहीं, पैसा होना ज़रूरी है अगर इज़्ज़त चाहिए आपको। तो मैंने वहाँ से फिर मैंने वहाँ पे जो जॉब किया काफ़ी वो था, वहाँ पे नया सिस्टम, नई चीज़ें, तो वहाँ से काफ़ी लर्निंग मिला मेरे को, और मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये मिली कि मेरे को 2 टाइप के प्लांटों को चलाने का मौका मिल गया। एक तो मैं सेंट्रीफ्यूगल पे काम करके गया था, ट्रेन इंडिया का प्लांट था, वाटर कूल्ड। इसके बाद मैं स्क्रू पे चला गया, ट्रेन इंडिया का प्लांट था। इसके बाद में मैं वहाँ से जब टर्न हुआ यहाँ एनआईआईटी आया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे सेंट्रीफ्यूगल मिला, वो भी कैरियर का मिला। तो मेरे को इस टाइप से तीनों प्लांटों का एक्सपीरियंस होना मतलब हुआ।
तो मैं जब इस पे करियर पे काम कर रहा था तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था वहाँ का डी एक्चुअली एनआईआईटी जो साइट थी वो चालू होना था 2007 में, जो 2007 में चालू नहीं हो पाया, किसी रीज़न से उनके पास जो भी रहा हो, प्रॉब्लम थी। इसके बाद उन्होंने उस साइट को 2011 में चालू किया, तो क्या हुआ था कि 2007 में जो साइट चालू होनी थी, तो उन्होंने क्या किया था, चिल्ड वाटर लाइन और इन सब चीज़ों में क्या किया था, पानी होल्ड करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी रस्ट बन गया था उस लाइन में। 4 साल बंद था वो लाइन और उसमें काफ़ी तो क्या था कि प्लांट भी मैं पहुँचा ही था वहाँ पे, तो प्लांट भी डीस्केलिंग और ये सारी चीज़ें कराना, तो वो भी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं वहाँ पे लर्निंग मेरे लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो प्लांट का डीस्केलिंग नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें नहीं हुई थी, नया स्टार्ट ही हो रहा था। तो मेरे सामने प्लांट की डीस्केलिंग हुई, उसको भी मैं जाना कि डीस्केलिंग यही होती है, ऐसे-ऐसे होता है, इसका पीएच वैल्यू ये होता है, इतना होता है। देन अगर आपका पीएच वैल्यू इतना आ रहा है तो इसका मतलब स्केल है, अगर पीएच वैल्यू इतना हो गया तो स्केल नहीं है, अप्रोच अगर इतना चल रहा है तो ये है, ये अप्रोच का पैरामीटर ये होता है। मैंने उन वेंडरों से पूछा, मैंने उन लोगों से पूछा जो लोग वहाँ पर काम करने आते थे, कैरियर की तरफ से, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई। फिर अचानक ये हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि उसके कंप्रेसर में प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर कंप्रेसर भी मेरे सामने खुला, कंप्रेसर भी देखा मैंने, गैस कैसे सर्कुलेट होती है, कंप्रेसर कैसे कंप्रेस करता है गैस, वो भी मेरे आँखों के सामने उन्होंने खोल करके 3-4 दिन में तैयार किया था उस प्लांट को। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए वो था कि मैं कुछ ऐसा नहीं था कि मैं लर्निंग नहीं कर रहा था। अगर मैं बताऊँ तो मैं सुबह 7 बजे ऑफ़िस पहुँचा था, 7 साढ़े 7 8 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाता हार्डली। रात में 10 बजे 11 बजे मैं ऑफ़िस वापस आता था। अगर वो कोई भी वेंडर काम कर रहा है, चाहे वो एसी वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाला है, चाहे वो तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला है, प्रोजेक्टर वाला है या एसटीपी का बंदा है। अगर आपको लर्निंग करना है, आपको सीखना है सर, तो आपको टाइम नहीं ध्यान देना है कि मैं एक तरीके से मैं अपनी ड्यूटी निभाऊँ और महीने की सैलरी आ रही, बात खत्म, वहाँ बात खत्म नहीं होती है। अगर आपको सर आगे बढ़ना है, तो आपको हर सिस्टम में जाके सीखना होगा, जानना होगा, उसके लिए आपको टाइम देना होगा। आप एज़ अ ड्यूटी करोगे कि आप जो है सुबह 7 बजे पहुँच गए, आपकी ड्यूटी 9 बजे से 9 बजे पहुँच गई, 6 बजे छुट्टी, चलो तो उस टाइम में क्या होता है कि आपके पास और काम होगा, अपना भी डिपार्टमेंट का काम होगा, आप अदर काम ये पोस्ट पे हो तो 50 काम और बताए जाएँगे, भैया ये कर लो, वो कर लो, इसको जाके कर आओ, उसको कर आओ। तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हो, तो अगर आपको सीखना है, तो उस कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने टाइम स्पेंड किया और मैंने साढ़े 3 साल 12 घंटे, 16 घंटे काम किया। कभी 12 घंटे तो कभी किया ही नहीं, 14 घंटे तो हर दिन होता था। तो जब मैं वहाँ से साढ़े 3 साल बाद मेरे को मौका मिला कि मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊँ, वहाँ पर एक मैनेजर थे, वो कई बार मेरे को कहते थे कि इंटरव्यू देने जाते हो, पास भी होते हो या नहीं? ऐसा नहीं था कि मैं पास नहीं होता था, पर पास एक्चुअली क्या था कि जितनी भी साइडें थी, जहाँ पर इंटरव्यू देने जाता था, वो 8 घंटे की साइडें होती थी। वो लोग 8 घंटे के हिसाब से पैसे देते थे। तो मेरी जो सैलरी थी, वहाँ की सैलरी और यहाँ की सैलरी दोनों मैच नहीं करती थी उस समय। काफ़ी संघर्ष रहा मेरा कि मैं पचासों इंटरव्यू दिया मैंने, पास हो जाता था पर सैलरी के ऊपर आके बात वहीं पर खत्म हो जाती थी कि यार सैलरी मेरे को इतना मिलता है। एक्चुअली हाई सैलरी से लो सैलरी में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस हिसाब से एनवायरनमेंट आदमी के माइंड में बन जाता है कि मैं माइंड मेकअप करके चलता है कि मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। अगर उसको जूनियर पोस्ट पे जूनियर मतलब लो सैलरी पे जाना पड़े तो कभी कोई भी प्रेफ़र नहीं करेगा। मैं भी प्रेफ़र नहीं करता था, तो जॉइन नहीं किया मैंने। तो ऐसे काफ़ी चलती रही कहानी। एक दिन मौका मिला मेरे को क्योंकि मैं विप्रो में वैकेंसी खाली थी एज़ अ इंजीनियर, तो मैं वहाँ पे एज़ अ इंजीनियर के लिए मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने दोनों चीज़ें मेरे से पूछी। वहाँ पे मिस्टर नरोत्तम शर्मा अभी भी जॉब करते हैं। उस समय वही जॉब कर रहे थे, वो टेक्निकल हेड थे उस समय, अभी शायद उनकी पोस्ट बढ़ गई है, तो वो उस समय टेक्निकल हेड थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने दोनों चीज़ें पूछी मेरे से, इलेक्ट्रिकल भी पूछा और एचवीएसी सिस्टम भी पूछा। तो उन्होंने जो डिसाइड किया मेरे को जॉइनिंग कराने के लिए, उन्होंने बोला देखो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिकल में तो इतना नहीं करा सकता क्योंकि इलेक्ट्रिकल तुम्हारा इतना डीप नहीं पता है तुम्हें, पर तुम्हें एचवीएसी काफ़ी डीप पता है, तो तुम जॉइन कर सकते हो एज़ अ एचवीएसी इंजीनियर के रूप में, तो अगर जॉइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं आगे बात करूँ। उन्होंने मेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड करके मेरे मैनेजर को बताया जो वहाँ पर मैनेजर थे, तो मिस्टर एचडी सिंह थे और जेएलएल का पेरोल था वहाँ पे, जेएलएल की साइड है वो, विप्रो। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को जॉइन करने के लिए बोला
ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप अपने मैनेजर को बता देना। तो मैंने वहाँ एचबी सिंह जी थे तो उनका फ़ोन आया दूसरे दिन कि आप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो बताओ। फिर मेरे लिए स्विच करना ही डिफ़िकल्ट था सर, कि मैं कैसे स्विच करूँ विप्रो इसको एनआईटी को छोड़ूँ, विप्रो जाऊँ और एक पोस्ट मेरे लिए हाइक हाइक मिल रहा था मेरे को एक पोस्ट, तो मैं काफ़ी सोच में था कि मैं यार करूँ, ना करूँ, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, काम कैसा होगा, पता नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया फाइनली कि नहीं मुझे करना चाहिए, किसी ने बोला मेरे से कि नहीं तुम्हें 100% करना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या होगा। फाइनली उन्होंने जब ये बोला तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, करते हैं जॉइन। तो मैंने यहाँ पर रिज़ाइन के लिए वो किया तो यहाँ पे मिस्टर पीर आलूवालिया जी काम करते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि किसी ने उनको बता दिया कि संदीप इंटरव्यू देने गया था, तो वो पता चल गया कि इंटरव्यू देने गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गया तो उन्होंने जब मेरे से मिले वो तो मेरे से बोले, "अरे! इंटरव्यू देने गया था, पास भी हुआ कि क्या हुआ? कैसे?" फिर मुझे बहुत गुस्सा आई कि मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना कि पास हुआ, नहीं हुआ, क्या तेरे बस की बात नहीं है, तू पास नहीं हो सकता, या मेरे यहाँ ही नौकरी कर रहा है, अदर जगह जाएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। वो एक अजीब-सा टोन था मेरी ज़िंदगी में कि मतलब मैं पास तो हो गया था, मुझे अगले दिन सुबह फ़ोन भी आ गया था, मुझे पता भी था, सब कुछ चीज़ें थी। सैलरी भी मुझे पता चल गई थी, जहाँ पे सैलरी मेरे को जितनी मिलती थी उससे मेरे को ₹2000 वहाँ ज़्यादा मिल रहा था। वो भी पता चल गया था मेरे को कि मेरे को इतनी सैलरी देंगे, सैलरी-वैलरी सब डिसाइड हो गई थी। उन्होंने बस ये बोला था कि शाम तक तुम कन्फर्म कर दो, अगले दिन तुम्हारा ऑफर लेटर मैं तुम्हारी ईमेल आईडी पे भिजवा देता हूँ। मैं यहाँ पर जब आया तो मेरा इच्छा नहीं कर रहा था क्योंकि एज़ अ फैमिली मैं साढ़े 3 साल 12 घंटे 16 घंटे काम करना तो हर कोई मेरे को जानता था एनआईटी में कि ये फलाने हैं और ये इसको ये चीज़ें आती है। तो मेरे को हर एक से सम्मान भी मिलता था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहीं भी चला जाऊँ, फ्लोर में चला जाऊँ या कहीं भी तो हर एक मैनेजर हर कोई जानता था। क्योंकि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखता था तो वहाँ का जो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कंपनी के मालिक हों, चेयरमैन जो अरविंद जी थे, वो भी जानते थे मेरे को बाई नाम बाई फेस। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक ऑर्गनाइज़ेशन का बहुत बड़ा कंपनी का मालिक भी मुझे जानता है। मेरा इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं छोड़ के जाऊँ जॉब। अभी उसपे सोच-विचार में पड़ा हुआ था मैं, कि फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भैया एक जगह रहोगे तो क्या होगा और वहाँ 8 घंटे की जॉब है और यहाँ 12 घंटे की जॉब है, तो थोड़ा तब वो भी मिलेगा रिलैक्स। इसमें क्या होता है संदीप, तो एक सेकंड के लिए आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा कि बहुत सारे लोगों का ना इसी कंफ्यूजन में वो फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा कैसे होगा वहां पर, क्या होगा, क्योंकि हम एक जगह ही कंफर्ट लेवल में फंस जाते हैं और वही एक मेन रीजन होता है कि हमारे लिए दिक्कत होती है कि हम कैसे डिसीजन लें, क्या करें। तो बहुत सारे 8 लोगों घंटा के जॉब साथ इस करके तरह की आओगे। प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया और मैंने कहा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। हाँ सर, काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट देखो जॉब जो है स्विच करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। वो डिसाइड जब इंसान जॉब के लिए इंटरव्यू दे आता है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप यार डिसाइड कैसे करोगे? जॉब जॉइन करो, ना करो, वहाँ पे पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। बहुत हज़ारों सवाल होते हैं, सिस्टम कैसा होगा? बहुत खराब सिस्टम होगा तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप एक सिस्टम में रिलैक्स हो चुके होते हो कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, वहाँ पे वो वायरिंग जा रही है, यहाँ से इसकी पावर सप्लाई है, वहाँ से उसकी पावर सप्लाई है, ये ऐसे बंद हो जाएगा तो ऐसे चालू कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें इंसान सीख चुका होता है, लर्निंग बहुत ज़्यादा होता है कि अगर एक टेक्निकल बंदा अच्छा खासा टेक्निकल है तो मैक्सिमम 6 मंथ उसके लिए बहुत है। वो 6 मंथ में सब कुछ जान जाएगा। अगर उसके अंदर कीड़ा है जानने के लिए नहीं मुझे कहीं फँसना नहीं है और मुझे किसी से फ़ोन पे बात नहीं करना है कि यार मुझे बताओ कहाँ पे, वो अपने आप को इंसल्ट फ़ील करेगा। तो 6 महीने वो जान जाएगा आराम से, ईज़िली जान जाएगा। और मेरे को तो साढ़े 3 साल हो गए थे, साढ़े 3 साल 14 घंटे, तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा था। उसमें लर्निंग भी ज़्यादा थी और बहुत सारे सिस्टम में सीख गया था। तो